सिंप्लीफाइड साइंस के इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के मेटल्स और नॉन मेटल्स, धातु और अधातु चैप्टर में 5वां भाग करेंगे और इसमें जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा, हाउ द मेटल्स रिएक्ट विद द नॉन मेटल्स, धातुएं अधातुओं से कैसे अभिक्रिया करती हैं और कोई भी एलिमेंट अभिक्रिया क्यों करता है। अब सबसे पहले हम मेटल्स और नॉन मेटल्स, धातुएं और अधातुएं जो हैं, उनको अगर हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके आधार पे अगर हम सेपरेट करें, पृथक करें, तो जितने भी हमारे मेटल्स होंगे, जितनी भी हमारी धातुएं होंगी, उनके अंतिम कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब इसमें हमें हाइड्रोजन और हीलियम इसको छोड़ना है, क्योंकि हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन है और हीलियम के अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये धातुओं के अंतर्गत नहीं आएंगे, मेटल्स नहीं हैं। लेकिन इनके अलावा कोई भी एलिमेंट अगर उसके लास्ट में बैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो मेटल होगा। इसी तरह नॉन मेटल्स में हमारे पास रहेगा 4 से ज़्यादा, मतलब लास्ट शेल के अंदर 4, 5, 6, 7, लेकिन इसमें भी कुछ हमारे एक्सेप्शंस रहेंगे, वो रहेंगे हमारी मेटलॉइड्स या उपधातुएं। अब इनका हम दोनों का एग्जाम्पल करेंगे। अब ये हमारे आपके सामने एक चार्ट है। अब इसको करने से पहले सबसे पहले हम ये काउंट करेंगे कि हमारे पास कक्ष या एनर्जी लेवल्स कितने हैं। यहाँ पर एनर्जी लेवल K, L, M, N, ये 9th क्लास में आपने किया होगा कि यदि n बराबर है 1 तो K होगा, n इक्वल टू 2 तो L होगा, n इक्वल टू 3 तो M होगा, n इज इक्वल टू 4 तो वो N होगा। तो मतलब ये हमारे शेल्स हैं। अब हीलियम के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपको एक्सेप्शन बोला था, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1, 2 या 3 होने चाहिए, लेकिन ये हमारा हीलियम क्या है, नियॉन, ये हमारे पास नोबल गैस है, निष्क्रिय गैस है। नियॉन 2 और 8, आर्गन 2, 8, 8। अब देखिए यहाँ पे पहले कक्ष में 2 तो निष्क्रिय हो गया, क्योंकि अगर आपको याद हो, बोहर्सबरी ने बोला था कि हम जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे 2n के स्क्वायर से करेंगे, और यदि एक ही शेल है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो फुली फिल्ड है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो वो स्थिर होगा, स्टेबल होगा। अब ये तीनों हमारे पास अधातु हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम आर्गन की बात करें तो इसने कितने कक्ष भरे हैं, 1, 2 और 3। नियॉन के कितने कक्ष हैं, एक K और दूसरा L। अब यहाँ देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटाशियम, कैल्शियम। अब आपको इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना है। लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन। अब डेफिनेशन बोलती है कि अगर लास्ट में 1, 2 या 3 ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो मेटल रहेगा, लेकिन हमारे पास हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़ के। नॉन मेटल्स में हमने क्या किया, लास्ट में 5, 6, 7। अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के अंदर 4 है, तो वो भी नॉन मेटल्स के अंदर आएगा। तो 5, 6, 7, फॉस्फोरस के अंदर 5, सल्फर के अंदर 6, क्लोरीन के अंदर 7। तो इसका मतलब ये इस ढंग से अगर हम इसकी बात करें तो 5, 6, 7, तो ये क्या बन गए, ये हमारे बन गए नॉन मेटल्स। अब प्रश्न ये उठता है, ये अभिक्रिया करते क्यों हैं। ये अभिक्रिया करेंगे स्टेबिलिटी के लिए, मतलब लास्ट कक्ष के अंदर अगर एक ही शेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए, और 1 से ज्यादा है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने की कोशिश करेगा। अब ये आपके पास नॉन मेटल्स के लिए हमने अलग अलग किया है, 5, 6, 7। फॉस्फोरस के में भी 5 है, सल्फर में 6 है, क्लोरीन में 7 है, सारे के सारे क्या है, ये नॉन मेटल्स है, अधातु। अब चलिए इसकी बात करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, सोडियम की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। अब स्टेबिलिटी लाने के लिए इसके पास लास्ट कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्या बोला, लास्ट कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब इसके 2 ऑप्शंस हैं, या तो ये लास्ट वाले को अगर छोड़ देता है तो 2 और 8 रह गए, तो यहाँ पर दिया कि सोडियम
एक इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव किया, तो जितने इलेक्ट्रॉन वो रिमूव करेगा उतने पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे लास्ट में? 8। इसका मतलब Na पॉजिटिव अब ये हमारा स्थिर हो गया, स्टेबल हो गया। उसी तरह मैग्नीशियम के लास्ट में 2 हैं, अब 8 बनाने तो 2 ऑप्शन है, या तो 6 किसी और से इलेक्ट्रॉन ले ले ताकि यहाँ पर भी 8 हो जाए, लेकिन इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी रहेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है 2 और 8, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो Mg2 पॉजिटिव हो गया। एल्यूमिनियम के लास्ट में 3 है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जब ये तीनों निकल गए तो लास्ट में कितने रह गए? 2 और 8। इसका मतलब मेटल्स अपनी स्टेबिलिटी कैसे गेन करते हैं? बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। और नॉन मेटल्स इससे उल्टा है, दे गेन द स्टेबिलिटी बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके। अब यहां नाइट्रोजन में 2 और 5, अब इसने प्लस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन अगर इसको कहीं से मिल जाते हैं तो लास्ट में 5 की जगह कितने आ गए? 8। ऑक्सीजन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते तो लास्ट में 6 और 2 8। इसका मतलब यहां पर भी 8 हो गया, यहां पर भी 8 हो गया। क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी, तो इसलिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और क्लोराइड आयन बन गया। तो इसका मतलब नॉन मेटल्स कैसे स्टेबिलिटी प्राप्त करेंगे? बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। अब एक ये आपकी उसमें इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम्स हैं जो कि क्वेश्चन आंसर्स में भी है। ये 1 से लेके 20 तक दिए हुए हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बनता कैसे और क्या होता है, इसको बनाने के लिए आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि आपने किसी भी एलिमेंट की, किसी भी तत्व की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो आपने लिख देने। अगर आप देखिए, हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 ही शेल 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ हमारे पास 1 डॉट लग गया। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 डॉट लग गए। अगर आप कार्बन की बात करें, कार्बन का हमारे पास एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो पहले कक्ष में 2, दूसरे में 4, दूसरा लास्ट बन गया, तो लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन 4 डॉट बना दिए। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना, मतलब लास्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होंगे, चाहे वो 1 है, चाहे वो 2 है, चाहे वो 3 है, चाहे वो 8 है, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाएगी। हमने इनर वाले शेल को नहीं देखना है। अब देखो, नियॉन ये हमारे पास नोबल गैस है, निष्क्रिय है, तो लास्ट में इसमें 8 है। अब ये 8 से ज्यादा हमारे लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। अब इसी तरह ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि हमने कंपाउंड्स बनाने हैं। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनेगा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने बनाना है सोडियम क्लोराइड। सोडियम हमने देखा इलेक्ट्रॉन कितने, 2 8 1, लास्ट में 1 है, तो हमने ये किया कि ये 1 इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा ताकि स्टेबल बन जाए। और क्लोरीन के लास्ट में 7 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा ताकि स्टेबल बन जाए। अब देखो, स्टेबिलिटी के कारण इनके नो डाउट लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन सोडियम में भी आ गए, क्लोराइड में भी 8 आ गए, लेकिन एक और साथ में क्या बन गया, सोडियम के पास पॉजिटिव आयन बन गया, क्लोराइड के पास नेगेटिव आयन बन गया। और हमें पता है कि ऑपोजिट आयन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जब वो अट्रैक्ट करेंगे तो उनके बीच में जो आकर्षण बल बनेगा, उनके बीच में जो यौगिक बनेगा, कंपाउंड बनेगा, वो हमारा बन जाएगा NaCl। अब यहां दिखाइए, देखा हुआ है कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या बन गया, Na पॉजिटिव। अब लास्ट कक्ष खाली हो गया, क्योंकि 2 8 1 था, लास्ट खाली हो गया, तो इसने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया। लेकिन यहाँ 7 थे, एक और डॉट लग गई, 8 बन गए, तो ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन गया। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखिए, MgCl2। मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2, लेकिन क्लोरीन को तो 1 ही चाहिए। अगर यहाँ क्लोरीन को 1 ही चाहिए तो इसका मतलब मैग्नीशियम ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन तो इस वाले क्लोरीन ने ले लिया, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। अब ये देखिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए 2 अलग अलग क्लोरीन के एटम्स आएंगे, ताकि एक इसमें स्टेबिलिटी हो जाए, इसकी अलग स्टेबिलिटी हो जाए। तो मैग्नीशियम के 2 पॉजिटिव है और क्लोरीन के ऊपर 1 ही नेगेटिव है, लेकिन कितने क्लोराइड आयन बने, 2। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा
MgCl2। देन इसी तरह से MgO, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब दोनों के दोनों इसको मिल गए, तो इसका मतलब ये Mg2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ये हमारे पास बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। देन सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो 2 सोडियम आयंस यहां पर बने हैं, मतलब 2 सोडियम के एटम्स आए, दोनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्ष से दिया, तो 2Na पॉजिटिव बन गए या ऑक्साइड आयन बन गया। इन दोनों ने मिलके मतलब 2 सोडियम के आयन और 1 ऑक्सीजन का आयन, ये बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड Na2O। अब सिंपल सी बात ख्याल रखना है कि मेटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, जितने की लूज करने के बाद उसके अंतिम कक्ष में 8 हो जाए। वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। और नॉन मेटल कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, अगेन वही, ताकि जितना लेने के बाद उसका 8 बन जाए। अब देखिए 2, 4, 6 ऑलरेडी थे, 2 इलेक्ट्रॉन एक किसने दिया, एक किसने दिया, टोटल 8 हो गए। तो ये हमारी स्टेबिलिटी बन जाएगी कंपाउंड की। अब इस तरह से जो कंपाउंड बना, उन कंपाउंड्स को नाम दे दिया आयनिक कंपाउंड्स, मतलब which are formed due to the transfer of electron from the metals to the non-metals are called ionic compound और electrovalent compound। धातुओं से अधातुओं में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। अब जब ये आपके पास आयंस बने तो इनके कुछ ना कुछ तो गुण होंगे। अब एक चीज बहुत सी है कि हमने देखा कि यहाँ पे 2 ऑपोजिट आयंस हैं, विपरीत आवेश है। तो सबसे पहले अगर हम कंपाउंड्स की हम बात करें तो यौगिक क्या रहेगा, इसके प्रकृति रहेगी। सबसे पहले दे आर सॉलिड एंड हार्ड बट ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल मतलब भंगुर, अगर आसानी से थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो ये चूर चूर हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन है हार्ड क्यों है, उसका रीजन है बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, क्योंकि 2 विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो उनको अलग अलग करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। और हमें पता है कि जितने भी एटम्स, जितने भी आयन जितना ज्यादा नजदीक होंगे, जितना उनके बीच का स्पेस कम होगा, तो वो सॉलिड बन जाएंगे, ठोस बन जाएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी सॉलिबिलिटी। पानी में कौन घुलता है, जिसके पास आयंस हो, पॉजिटिव और नेगेटिव हो। अब हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर आयंस हैं, इसलिए पानी में सॉल्युबल होंगे। लेकिन ऑयल, पेट्रोल मतलब केरोसिन, पेट्रोल के अंदर ये आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक यौगिक, तेल, केरोसिन में ये नहीं घुलेंगे, लेकिन पानी के अंदर घुल जाते हैं। अगली प्रॉपर्टी की बात करें कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, गलनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है। आप देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो आपका खाने का नमक है, वो 1686 केल्विन पर जाकर उबलता है और 1074 केल्विन पर वो पिघलता है। अगर हम इसको सेल्सियस में बात करें तो सेल्सियस ये हमारा बन जाएगा 900 सेल्सियस के अराउंड अबाउट। तो 900 डिग्री सेल्सियस पे सोडियम क्लोराइड हमारा डीकम्पोज करेगा, मेल्ट करेगा, और पानी 100 डिग्री पे उबलता है। इसका मतलब पानी उबल जाएगा, अगर उस पर हमने नमक डाल दिया, उस पर कोई असर, नमक पे कोई असर नहीं होगा। अभी जितने भी आयनिक कंपाउंड है, इन सबका मेल्टिंग पॉइंट देखो कितने ज्यादा है, 1074 केल्विन है सोडियम क्लोराइड का। अगेन क्या रीजन रहा होगा, द रीजन इज due to the presence of strong electrostatic force of attraction, विपरीत आवेशों के मध्य वैद्युत आकर्षण बल। और अगर पिघलाना है तो हमें इसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा ताकि आकर्षण बल कम हो जाए, और यही कारण है कि इसे पिघलाने के लिए बहुत अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अगली हमारे पास है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, चालकता। अब हमें पता है कि इसके अंदर आयंस हैं, तो लेकिन आयंस तो फ्री नहीं है, मुक्त अवस्था में नहीं है। और ये मुक्त कब होंगे, या तो जब इसके अंदर को पानी में डाला जाएगा या इसको गर्म किया जाएगा। तो ये दोनों अवस्था में, या पानी की वाली अवस्था में, घुलनशील अवस्था में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, या ये मोल्टन अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में। दोनों का कारण क्या रहेगा,
कि चाहे वो पिघली हुई अवस्था है, चाहे वो हमारे पास पानी में घुली हुई अवस्था है, इसमें इसके आयंस फ्री हो जाएंगे चलने के लिए। लेकिन जब भी सॉलिड आयनिक कंपाउंड होगा, जब भी वो सॉलिड है, वो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। और इसी के साथ आज के टॉपिक में हमने जो किया, एक हमने किया कि मेटल और नॉन मेटल हम कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे उनकी आपस की अभिक्रिया रहती है, और इनके आयनिक कंपाउंड्स की क्या गुण रहेंगे, क्या उनकी प्रॉपर्टीज रहेगी। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।